तो बेटे हमारे पास ना वेव ऑप्टिक्स एंड उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस करने हैं। तो पहले वो डिस्कस करने से माइंड मैप पढ़ लेते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो जब सबसे पहला टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल किस पे ऑपरेट होता है, वेव फ्रंट के ऊपर। तो वेव फ्रंट सभी को पता है क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फेज इज देयर। लाइट एक ईएम वेव है, ईएम वेव की जनरल इक्वेशन क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में देखें एक्स टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये आती है ई नॉट एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये ईएम वेव में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, कोई भी ईएम वेव हो, कोई भी वेव हो, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। इस केस में जो ईएम वेव है ट्रांसवर्स वेव है, वेव जा रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये वाली जो क्वांटिटी पूरी है इसको क्या बोलते हैं, फेज कहते हैं। फेज की वैल्यू सेम एज एन एंगल, फेज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी जीरो। ये जो फाई नॉट है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, कि जब आपने टाइम ऑब्जर्व किया t0 और x0 पे जो फेज है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हाइगन प्रिंसिपल इस फेज के ऊपर ऑपरेट होता है कि कोई भी ईएम वेव का सोर्स है, वहां से बड़ी सारी लाइट रेडिएशन निकल रही है at certain distances at certain points where all the radiation is same phase, omega t minus kx plus phi naught की वैल्यू जहां जहां सेम है उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो, उनको इकट्ठा कर लो, एक कोनिक बन जाएगा, या तो सर्कल बन जाएगा या प्लेन होगा या सिलेंड्रिकल शेप होगी, वो वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कैसे करना हाइगन्स ने बताया, ठीक है। हाइगन ने वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करके वेव लेंथ या वेव आपको उसका कांसेप्ट ऑफ वेव यूज करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन की, ठीक है। तो इसमें आएगा पहले आपका रिफ्लेक्शन के लॉज वेरीफाई करो, उसमें क्या होता है इक्वल टू आर, फिर क्या आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेडियर वाला केस आता है, रेडियर डेंसर 3 मार्क के क्वेश्चन, इसमें sin i by sin r इक्वल टू v1 by v2 प्रूव करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट तीन छोटी छोटी डायग्राम्स आती है ऊपर में हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म के ऊपर हिट करेगा तो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट अगर कनकेव मिरर पे हिट करेगा तो क्या होगा, अगर कन्वेक्स लेंस पे हिट करेगा तो क्या होगा। नोट्स में डायग्राम बने हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ये क्वेश्चन आने हाइगन्स के ऊपर। तो हाइगन प्रिंसिपल जो आएगा वो सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता इसके ऊपर, ठीक है। अगर 5 मार्क क्वेश्चन आता है हाइगन्स के ऊपर, वैसे बड़ा कम चांस है, तो 3 नंबर में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर आता है, 2 मार्क में पूछते हैं एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल कि वो होता क्या है, ठीक है, वो सारा बताना होता है। अच्छा, हाइगन प्रिंसिपल जब हम खत्म कर लेंगे उसके बाद हमारा आएगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मीनिंग क्या होगा कि स्पेस में एक ही टाइम पे एक ही जगह पे 2 और मोर देन 2 वेव मिल जाएंगे। जैसे देखो ये चौक है, तो देयर 2 पार्टिकल्स, पार्टिकल पार्टिकल मिलेंगे, क्या नई चौक बन रही सिंगल है, कोई सिंगल चौक नहीं ना। पार्टिकल और पार्टिकल मीट करते हैं, दे डोंट फॉर्म न्यू पार्टिकल, ठीक है। बट एक वेव और एक वेव मिलेगी तो रिजल्टेंट एक नई वेव बन जाएगी, मतलब दैट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बड़े सारे रिजल्ट्स आएंगे, हमें एक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा एम्पलीट्यूड भी मिल सकता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल एम्पलीट्यूड से कम भी हो सकता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड अपॉन फेज, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले उसके पढ़ेंगे, फिर हमें पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो पढ़ेंगे, साथ में इंटेंसिटी के ऊपर वेक्टर में क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से करेंगे कि वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये ई नॉट, ये क्या है एम्पलीट्यूड। अगर पहली वेव ये है y1 a sin ओमेगा t और दूसरी वेव y2 है b sin ओमेगा t प्लस 5, दोनों वेव में डिफरेंस किस चीज का है, एक तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये क्या है ओमेगा t, ये क्या है ओमेगा t प्लस 5। मैंने x वाली टर्म नहीं लिखी, ये वाली, इसका मीनिंग आई एम स्टडीइंग द होल सुपरपोजिशन एट ओरिजिन, ठीक है। क्या स्टडी कर रहे हैं, अपने सब को इजी कर दिया, कहां पे आप सुपरपोजिशन स्टडी कर रहे हो, ओरिजिन पे, वहां पे x वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर आप ओरिजिन पे नहीं स्टडी करना चाहते यू कैन राइट kx ऑफ। ये जो चीज है फाइंड आउट दोनों में क्या है फेज डिफरेंस, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या मिलेगा, अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है वो होगा या रिजल्टेंट वेव क्या आएगी y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना है, साइन फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव होती है कुछ इस फॉर्मेट में मिलती है, r sin ओमेगा t प्लस थीटा sin, कुछ ऐसा मिलता है। इसमें r का फॉर्मूला क्या होता था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi नॉट। तो ये जैसे आपने क्लास 11th में किया था ना, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर ऐड करते थे, दोनों में एंगल थीटा होता था, रिजल्टेंट ऐसे आता था। ऐसे दो वेव्स ऊपर इंपोज करेंगे तो पहला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के
ठीक है। अब फिर इसके बाद कंडीशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा की, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, cos n पाई कितना होता है -1 पावर n, ठीक है। ये आपने मैथ में किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट वी नीड, मैक्सिमम कब है, ना a चेंज होना है, ना b चेंज होना है, ना a b ने चेंज होना है, लिखो, ठीक है। किन्होंने चेंज होना है, cos में। अगर cos फाई नॉट की वैल्यू 1 आती है तो मैक्सिमम, और अगर -1 आती है तो मिनिमम। मैक्सिमम देखो क्लियर है, अगर n आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, तो cos n पाई कितना हो जाना है -1, और अगर n क्या हो गया, इवन हो गया, तो cos n पाई कितना हो जाना है +1। तो इसका मीनिंग इस केस में n अगर ऑड है तो ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, 2m + 1 या 2m - 1 करके लिखते हो ना, ऑड मल्टीपल ऐसे लिखा जाता है, और इवन कैसे लिखा जाता है, 2m पाई, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी पहले, ठीक है, ये चीज होगी पहले, कोई डाउट इसमें पहले। तो ये सारे फॉर्मूले इसमें सारे लिखे हुए हैं, देखो। तो वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा, हाइगन्स हो गया, सुपरपोजिशन पढ़नी है, सुपरपोजिशन करने के बाद हमारे पास आता है इंटरफेरेंस ऑर्डरिंग। सो इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या चीज होती है, इंटरफेरेंस मीनिंग होता है व्हेन टू वेव मिक्स एट ए पॉइंट और स्पेस एट सेम टाइम, तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलती है। फिर इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो फॉर्मूले वहां पे टॉप पे देखो लिखे हुए हैं, ये वाले फॉर्मूले। अच्छा, इंटेंसिटी, इस चैप्टर में जब भी आपने इंटेंसिटी पढ़नी है तो आपने इंटेंसिटी के लिए क्या करना है, इंटेंसिटी को लिखना है। अगर पहले सोर्स की इंटेंसिटी है ka², सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी है तो kb²। k क्या चीज है, k कांस्टेंट है, a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, और b क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। तो अगर आपको पेपर में रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो नीचे वाला फॉर्मूला, और अगर आपको इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन तो आपको सारा फॉर्मूला इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला अगर क्या बनेगा इसमें, अगर देखें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी हो वो आएगा I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi नॉट। तो ये वाले फॉर्मूले ऐसे जनरेट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने पढ़ने हैं। ये टॉप पे देखो, टू वेव सुपर इम्पोज्ड टू फॉर्म रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर और सेम एम्पलीट्यूड, मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आई की वैल्यू ये शो कर रही है, कब शो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए जब मैक्सिमम है √I1 + √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम कब बनता है, ना ये चेंज होता है, ना ये कौन सी है, cos phi। cos phi और मैक्सिमम के लिए कितना होगा 1, और मिनिमा के लिए कितना होगा -1, और कंडीशंस आपको मैंने लिखी हुई है, सारे फॉर्मूले आपने बुक लिख लिए, ठीक है। तो ये टॉप पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी फॉर्मूले मिलेंगे, हमारे पास और कौन कौन से आएंगे। सो इंटरफेरेंस इसी के ऊपर फॉलो करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। इंटरफेरेंस को स्टडी जो किया था एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने वो सारे यंग, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेरिवेशन कोई नहीं है, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और फॉर्मूले हैं। और वो फॉर्मूले क्या क्या यंग्स ने बोले वो देख लेते हैं, अपनी कॉपी पे लिख लेना। तो यंग ने क्या किया है, सिंगल सोर्स लिया लाइट का, ठीक है, सिंगल सोर्स, और सामने स्क्रीन रख दी थी एक पहले। ये स्लिट है, स्लिट कैसे मार्क होती है, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में एक होल पंच कर दिया छोटा सा, ठीक है, वो बन गया एस। सामने एक और कार्डबोर्ड रखा जहाँ पे 2 होल पंच किए, जिनको क्या नाम नेम दे दिया S1 S2, और ये आपकी स्क्रीन। ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर लग रहा है लाइट रे इज नॉट कमिंग फ्रॉम वन सोर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम 2 सोर्सेज, और ये दोनों सोर्सेज क्या बिहेव करते हैं, कोहेरेंट। तो आपने याद रखना है कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए थे किसको, यंग्स को। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं। कोहेरेंट इसलिए यूज करते हैं सो दैट द पैटर्न व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इट इज सस्टेन्ड। सस्टेन्ड पैटर्न वो होता है कि अगर आपने एक बार सेट करके छोड़ दिया ना इसको, चाहे 10 इयर्स तक ये सेटअप ऑन रहे, पैटर्न सेम ही रहे, पैटर्न विल नॉट चेंज, ठीक है। करने को 2 इंडिपेंडेंट सोर्स भी लगा सकते हैं, बट 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते,
बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन की या एटम की जो एक्साइटेशन होती है सेम नहीं होती, उनमें जो फेज डिफरेंस जो वेव्स का है, पहली वेव यहाँ से निकलेगी, दूसरी यहाँ से निकलेगी, दोनों जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, हमें क्या चाहिए वो कांस्टेंट हो। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, पाई है 2 पाई है 2 पाई है, इट विल नेवर चेंज, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स की स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा, ये है सेंटर ऑफ स्क्रीन, डायग्राम याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन नहीं है। स्क्रीन के सेंटर पे यहां से रेज आएगी, दूसरी रे कहां से आएगी, यहां से। क्या ये दो रेज में पाथ में कोई डिफरेंस है? कि दोनों पाथ आइडेंटिकल है? ये दो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। इनमें पाथ डिफरेंस कितना है? और पाथ डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेल्टा। और वो इस केस में क्या है? जीरो। अगर पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है तो हमें एक रिलेशन आपने पढ़ना है जो आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है कि फेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम पाथ डिफरेंस। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन भी आ सकता है और द चार ऑप्शन दिए हो व्हिच आर द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट या फाइंड द रिलेशन बिटवीन phi एंड पाथ डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा क्या हो गया? 0, तो phi भी क्या हो जाएगा? 0। और अगर phi 0 हो गया आपका तो हमें पता है cos 0 कितना होता है? 1। तो cos 0 1 हुआ तो मैक्सिमा, cos -1 हुआ तो मिनिमम। तो सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम मिलता है। बट सेंटर के ऊपर चले जाओ या नीचे आ जाओ, यू विल ऑब्जर्व अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैटर्न। क्या ऑब्जर्व करोगे? डार्क एंड, मान लो कि पॉइंट P है यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट रही है, तो यहाँ से लाइट रही, अब दोनों के पास सेम नहीं है ना, तो जब P पे स्टडी करेंगे एट P you will observe S2P minus S1P is delta। ये हुआ पार्ट डिफरेंस। एक साल क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ऐसे डायग्राम बना दी थी, S2P और S1P कुछ लिखा हुआ था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। S2P minus S1P पहले क्लियर है क्या चीज है? S1P ये वाला डिस्टेंस है, S2P ये वाला डिस्टेंस, दोनों पार्ट डिफरेंस कितना है माइनस कर दो, ठीक है। कंडीशन है कि ये पार्ट डिफरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में S1 की लोकेशन फिक्स्ड है, S2 की लोकेशन फिक्स्ड है, P में भी एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, वो सारे पॉइंट कलेक्ट करने हैं जहां पे ये वाली कंडीशन वैलिड हो, मींस S2P minus S1P इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कौन सी शेप बनती है? बनती है हाइपरबोला। याद रखना कौन सी शेप है। तो होता पेपर में आता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे पैटर्न की शेप क्या आती है? इट वाज हाइपरबोलिक इन नेचर। क्यों हाइपरबोलिक? व्हाई इट इज हाइपरबोलिक? ये कंडीशन लिखोगे कि ये जो S2P minus S1P आता है, डायग्राम ड्रॉ करोगे इक्वल टू डेल्टा, जो पार्ट डिफरेंस है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमने जो पेपर में डेरिवेशन कट गई हमारी, वो हम क्या करते थे इस केस में, स्लिट जो है 1 और 2 में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d, और ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D, ठीक है। ये नहीं चेंज नहीं होते, ठीक है। ये डेल्टा होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू yn स्मॉल d बाय कैपिटल D, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर पेपर में कोई 3 मार्क न्यूमेरिकल आता है, वो इसी फॉर्मूले से होके निकलता है मोस्टली, ठीक है। इसमें yn क्या है, स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है। स्क्रीन के सेंटर से P पॉइंट पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न मिला मेरे को, वो डार्क भी हो सकता है, वो ब्राइट भी हो सकता है। हो सकता है कि P पॉइंट पे थर्ड डार्क है, फिफ्थ ब्राइट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? yn। क्या लिखना है इसको? yn। सो yn क्या है? डिस्टेंस ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लेना, yn क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न बनने हैं, उसमें से कोई पहली है, दूसरी है, तीसरी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेवंथ है, एनी, ठीक है। और अगर मैक्सिमा है तो डेल्टा क्या होता है? n लैम्डा। अगर मिनिमा है तो डेल्टा क्या होता है? 2n - 1 लैम्डा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो कांसेप्ट एक्सप्लेन किया हो तो वीडियोस की पहले पोस्ट की हुई है, तो आप पहले ये वीडियो देख सकते हो जिनको वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा का बना है, मैक्सिमा के लिए लिख लो, ये किसके लिए? मैक्सिमा के लिए, और ये किसके लिए? मिनिमा के लिए। और ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। आपको पहले मेन ये फॉर्मूला बताना चाहिए, ये फॉर्मूला, दिस वन एंड दिस वन। न्यूमेरिकल में अगर एनसीईआरटी बुक में देखो, लास्ट में आई थिंक 6 to 7 न्यूमेरिकल्स है, उसमें से 3 से 4 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने बताया कि स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न मिलता है। और पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन तो ये आता है
कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, ग्राफ पे जो पैटर्न बनेगा उसके पैटर्न कैसे आएगा, तो पैटर्न ऐसा बनता स्क्रीन पे, सेंटर में मैक्सिमम, ये जो पीक्स नजर आ रही है इंटेंसिटी है, ये सेंटर है, ये क्या है फर्स्ट मिनिमम, ये क्या है फर्स्ट मैक्सिमम, तो ये कौन है सेकंड मिनिमम, ये कौन है सेकंड मैक्सिमम। जैसा पैटर्न ऊपर बन रहा है वैसे पैटर्न सिमिलर नीचे, और सभी की इंटेंसिटी क्या आएगी सेम। इसको हम इंटरफेरेंस प्रोफाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर और ज्यादा पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पुट करे, वो कह देगा लोकेशन भी ट्रेस करो, वो कह सकता है फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन बताओ, क्या कहेगा फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन, कैसे आएगी फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन, देखो ये है फॉर्मूला। तो अगर मेरे से ये फॉर्मूला मैंने नोट कर ली है स्क्रीन पे ऑलरेडी, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर मेरे से वो पूछे कि मेरे को किसकी लोकेशन चाहिए फर्स्ट मिनिमा की, तो डेल्टा क्या होता है 2n - 1 लैम्डा बाय 2 मिनिमा y n स्मॉल d बाय 2। ये किसके लिए कंडीशन है मिनिमा के लिए। अगर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो सिंपलीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा d बाय 2d इक्वल टू y। मीन जो ये फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला सेंटर से, ये डिस्टेंस कितना है लैम्डा d बाय 2d, ठीक है। अगर वो कहे मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन बताओ, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकता है, स्क्रीन पे प्रोफाइल ड्रॉ करो, प्रोफाइल में पहली 3 मिनिमा पहली 3 मैक्सिमा की लोकेशन भी ट्रैक करो। लोकेशन ट्रेस करने के लिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है n लैम्डा इक्वल टू y n स्मॉल d बाय d। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो मेरे पास क्या बन गया लैम्डा d बाय स्मॉल d इज इक्वल टू y। मींस ये वाली जो यहां से ये डिस्टेंस है इसका, तो ये डिस्टेंस कितना है लैम्डा d बाय d, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लर्न करने का वही है, पहले का डिस्टेंस लैम्डा d बाय 2d है, अगले का उसमें डबल हो गया, उसमें फिर अगले के इसमें क्या करोगे लैम्डा d बाय d 2d ऐड कर दोगे। तो जो ये सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस आ रहा था कितना आ रहा स्क्रीन से, ये आना है 3 लैम्डा d बाय 2d आना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपने नोट कर जाना। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि प्रोफाइल ड्रॉ करो, लोकेशन भी ट्रैक करो। ये था यंग में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या आने हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक अगला है नेक्स्ट है हमारे पास है डाइफ्रैक्शन। देखो सिलेबस में डॉपलर इफेक्ट साउंड में क्लास 11 में किया, 12th में पहले लाइट में भी आता था, ब्लू शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, अब नहीं है, पोलराइजेशन कट गया हुआ है, ठीक है। फिर रह क्या गया डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ द इंटरफेरेंस, इसमें भी सुपरपोजिशन ही होती है, वेव मिक्स ही करती है, बट इंटरफेरेंस में आपको कितने सोर्स चाहिए मिनिमम 2। डाइफ्रैक्शन में क्या चाहिए एक, और वो सोर्स भी नहीं चाहिए, वो चाहिए ऑब्स्टेकल, ठीक है। जैसे अगर ब्रॉड लैंग्वेज में बोले हैं कि कोई आपसे सिंपल वे में पूछ रहे कि डाइफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, उसकी एग्जांपल है कि अभी मैं बोल रहा हूँ गेट के बाहर, गेट ओपन, गेट के बाहर साइड पे एक बंदा खड़ा है, उसको मेरी आवाज नहीं दे रही है, ही कैन इजीली हियर मी। इसका मीन साउंड क्या की, साउंड यहाँ से ट्रैवल की है गेट पे, ये जैसे गेट है, गेट के कॉर्नर से साउंड क्या करती बेंड कर रही है। सो बेंडिंग ऑफ द वेव एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, ये वेव आ रही है यहाँ गई बेंड कर गई, इसको क्या बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको डाइफ्रैक्शन कहना है। कहते पेपर में क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है कि रियल लाइफ में साउंड में डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर लेते हो, बट लाइट में डाइफ्रैक्शन रियल लाइफ में इतनी ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती कि डाइफ्रैक्शन की कंडीशन है कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए ना वेव की, इट शुड बी कंपेरेबल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है। कैसे, ये एक यहाँ पे एक बल्ब लगाया मैंने सोर्स, ये एक ऑब्स्टेकल है, इसकी थिकनेस है मेरे पास अराउंड 3 सेंटीमीटर, कितनी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सामने स्क्रीन है, लाइट आ रही है, इसके ऊपर लाइट में पहुंचेगी सारी, इस जगह पे क्या होगा दाग, ठीक है कि नहीं, ये तो क्लियर है। पहले लाइट अभी यहाँ बेंड नहीं की, बट अगले मोमेंट में मैंने क्या किया,
इसको ना शार्प कर दिया एंड को। अब ये पॉइंट जो है ना शार्प पॉइंट, इसकी थिकनेस है कितनी है 1 माइक्रोमीटर। कितनी थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर। तो अब डायग्राम में पता क्या होना है, सोर्स वही है, लाइट में यहाँ तो आ ही नहीं है, फुल ग्लो है, बट ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी इंटेंसिटी आ गई लाइट, बट इंटेंसिटी फेडेड है। लाइट यहाँ पे भी पहुंची है, पेपर में आ जाए शो डायफ्रैक्शन डायग्रामेटिकली विद हेल्प ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो पहले देखो थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस क्या कर दी, तो लाइट पहले यहाँ से बियॉन्ड ऊपर होनी चाहिए थी, अब लाइट नीचे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, बट ब्राइटनेस लाइट की क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस रिड्यूस नहीं होती, डायफ्रैक्शन में क्या होती है, बट लाइट इसका मीनिंग यहाँ से बेंड करके यहाँ तक पहुंची है ना। तो बेंडिंग ऑफ द वेव एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द वेव, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। ठीक है, अब जो डायफ्रैक्शन के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते हैं कि डायफ्रैक्शन करनी है, उसको पढ़ना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना आप सारी। ठीक है, वो कौन सा आता है, दो तरह की डायफ्रैक्शन होती है, एक होती है फ्रेस्नेल क्लास, एक होती है फ्राउनहोफर। ठीक है, फ्रेस्नेल और दूसरी कौन सी है, फ्राउनहोफर। एक ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए हैं, एक ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किए। हम जो डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। वो क्या है, यहाँ पे सिंगल सोर्स है लाइट का, कन्वेक्स लेंस रखा, ये उसके फोकस पे है, तो लाइट रे ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सामने ये एक ऑब्स्टेकल है, ये स्लिट है, उसकी विड्थ कितनी है 8, और ये स्क्रीन है, यहाँ पे कॉर्नर्स रख दिए। तो जो रेज स्ट्रेट जाके ऐसे बिल्कुल इधर मीट करेंगी, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंटर में अक्सर ब्राइट स्पॉट मिलता है, क्यों मिलता है ब्राइट, कोई पास में डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं है तो मैक्सिमम मिलेगा। बट इसके सेंटर पे तो ऐसे पूरी मैक्सिमम इंटेंसिटी, आगे जाओगे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी। ये पर ये भी क्वेश्चन आता है कि डायफ्रैक्शन की प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपने ये ड्रॉ करना है। ठीक है, सेंटर मैक्सिमम ऑल्टरनेट किया होता है, इंटेंसिटी कम होती है। और ये क्या चीज है, इट इज फर्स्ट मिनिमम, और ये क्या है, इट इज, ये भी फर्स्ट मिनिमम है नीचे से। इनमें जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोल रहे हैं इसको, विड्थ। डायग्राम आना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन तो है नहीं, बट डायग्राम आनी चाहिए आपको। ठीक है, विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। तो ये है कैपिटल डी, ये स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस डायफ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल आया तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर ही आता है। बाकी डायफ्रैक्शन में अल्टरनेट जो आपको मिल रहे हैं, ब्राइट डार्क पैटर्न मिल रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, क्यों इंटेंसिटी कम हो गई है, वो सारा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन में अल्टरनेट इंटेंसिटी कम क्यों होती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, पहले स्लिट को करते हैं सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में सारी लाइट का आई सेंटर पे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर स्लिट को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ ऑफ लाइट हो गई, सेंट मिनिमम में फर्स्ट मिनिमम। फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। पहले 2 पार्ट की लाइट जो थी वो मिनिमम बन गई, थर्ड पार्ट की लाइट बच गई, वो कितनी है, सिर्फ 33%, ऑलरेडी इंटेंसिटी 33% वाली। फिर इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। पहले 2 कैंसिल कर गए, दूसरे 2 भी कैंसिल कर गए, क्या मिल गया, मिनिमम। फिर इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5। पहले 2 भी कैंसिल, दूसरे 2 भी कैंसिल, 1 पार्ट बच गया, कितना है वो 1/5 है, 1/5 कितना होता है 20%, तो इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये था डायफ्रैक्शन में जो चीजें पढ़ी हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, बंद कर।